हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग वेव ऑप्टिक्स समाप्त किए थे GE 4 में। टुडे वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट और एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस चीज का स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस का हिंदी क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्यतिकरण का मतलब क्या? इंटरफेयर का मीनिंग क्या होता है? इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो यहां पर भी हस्तक्षेप का ही बात है, लेकिन हस्तक्षेप किनके बीच में? प्रकाश तरंग के बीच में। जब दो प्रकाश तरंगों के बीच हस्तक्षेप होता है, कैसा प्रकाश तरंग, वो अभी बताएंगे। तो कुछ घटनाएं हमको मिलती हैं, कुछ नई चीज प्राप्त होती है। तो चूंकि प्रकाश तरंगों के आपस में हस्तक्षेप के चलते यह घटना मिलता है, इसीलिए इसको हिंदी में प्रकाश का व्यतिकरण और अंग्रेजी में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नाम दिया गया है। यह होता क्या है? तो ऐसा है कि when two light waves having the same amplitude, same wavelength and same phase or constant phase difference moves in a medium, then if we place a screen in that medium, यहां स्क्रीन का हिंदी होता है पर्दा। पर्दा मतलब क्या? कोई कपड़े का पर्दा डालेंगे, वो पर्दा क्या होता है? धीरे धीरे करके पता चलेगा। Then in that screen we will get alternate dark and bright fringes on the screen. फ्रिंज मतलब alternate dark और bright का मतलब क्या होगा? alternate dark और bright का मतलब हुआ, जैसे ये पेन alternate dark and ब्राइट का मतलब हुआ, फ्रिंज का मतलब हुआ उस स्क्रीन पर हमें इस प्रकार से, जैसे इसको ब्राइट माने, डार्क माने तो उसका ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट एंड सो ऑन। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमको स्क्रीन में मिलेगा। तो इस घटना का कुछ नाम देना होगा, क्योंकि दो प्रकाश तरंगों के हस्तक्षेप से हो रहा है, इसीलिए इस घटना का नाम पड़ गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस में ऑफ लाइट में क्या होता है ना, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, और कुछ नामकरण भी अभी है। जैसे ब्राइट फ्रिंज को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क फ्रिंज को कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? व्हेन द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव, then intensity of light will be maximum, and this is called constructive interference, and a bright maximum intensity वाले फ्रिंज का नाम रखा गया ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह when the crest of one wave falls on the trough of another wave or second wave, then intensity of light is minimum and we get a dark fringe, and it is called destructive interference. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, मतलब जहां पर एनर्जी फॉल करता है वही एनर्जी अपीयर होता है इन द ब्राइट फ्रिंज। अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए इंटरफेरेंस का डिफिनेशन हो गया कि when two light waves having same amplitude, same wavelength, same phase or constant phase difference moves in a medium, then alternate
bright and dark fringes are obtained, and this phenomenon is called interference of light. अब एक बात और, two light waves having the same amplitude, same wavelength and same phase are called coherent waves, coherent light waves, or coherent source of light. So interference of light can also be defined as the interference of light is due to two coherent light waves. Coherent बोलने का मतलब ही हो गया same amplitude, same wavelength, same phase और constant phase difference. इतनी सारी बातों को यहां पर नोट्स के रूप में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? When two light waves having the same amplitude, same wavelength and same phase or a constant phase difference moves in a medium, then the distribution of the light energy gets modified. If we place a screen in that medium, then alternate dark and bright fringes are obtained in the screen. This phenomenon of light is called interference of light. At the points where the crest or trough of one wave falls on the crest or trough of the second wave, then the amplitude of the resultant wave increases, and hence the intensity, or you can say energy of light at those points becomes maximum and a bright fringe is obtained. This is called constructive interference of light. But at the points where the crest of one wave falls on the trough of the other second wave, the amplitude of the resultant wave becomes zero or minimum. बिल्कुल जीरो तो नहीं होता है, बहुत कम होता है, इसलिए zero or minimum, and hence the intensity of light becomes minimum, zero, and a dark fringe is obtained. This is called destructive interference of light. The laws of conservation of energy holds good in interference of light. In interference, energy is redistributed so that the light energy missing at one point, that is at destructive interference, appears at another point, that is at constructive interference. और ये बात भी हमने कहा है कि two light waves having same amplitude, same wavelength and same phase or a constant phase difference are called coherent waves or coherent sources of light. This is about the definition of interference of light. तो क्या हो रहा है? दो लाइट प्रकाश तरंगों के बीच आपस में हस्तक्षेप होकर इस तरह का फिजिकल घटना होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही कर सकते हैं. अब इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें एक रिलेशन जानना है, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. A simple harmonic light wave can be represented as shown in this figure. ये हो गया simple harmonic light wave, transverse wave का फिगर. वन साइकिल, ये वन साइकिल है, और एक साइकिल में जो तरंग दूरी तय करती है वह कहलाता है वेवलेंथ लैम्डा, और ये होता है जीरो फेज, ये पाई फेज, ये 2 पाई फेज. Is it right? और वेव में जो सारा डिफिनेशन है वो बरकरार रहेगा. तो इस फिगर से हम स्पष्ट देख रहे हैं, फिगर tells us that when path difference is lambda, then phase difference equal to 2 pi. Therefore, when path difference is 1, then phase difference is 2 pi by lambda, and hence when path difference is x, say x, then phase difference becomes 2 pi by lambda into x. Therefore, what is our formula? And it is very important formula for this interference of light. That is phase difference, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से is equal to 2 pi by lambda into path difference. यानी path difference को 2 pi by lambda से मल्टीप्लाई कर दो तो phase difference आ जाएगा, या
फेज डिफरेंस का मान मालूम हो तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अगर वो मालूम है तो एक का मालूम है तो दूसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इसके कैलकुलेशन में बहुत यूज होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज दिस? देयर आर टू मेन हेड्स under which the experimental devices for the production of two interfering beams of light from the same source is studied. Right? क्या इसका मतलब? दो हेड के बीच हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफियरिंग बीम्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं सेम सोर्स से। तो उसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया, इसलिए नाम पड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस। नंबर 1 है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हमारे टॉपिक में भी लिखा हुआ है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होता है? इन दिस केस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनकमिंग वेव इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर बीम्स। इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। These beams are then made to interfere. For example, if a plane wave falls on a thin film, then the wave reflected from the upper surface interferes with the wave reflected from the lower surface. In this case, it is not essential to use a point source or a narrow line source. इस तरह का डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करके क्या एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट का? Michelson's interferometer and Newton's rings are examples of this class. दूसरा जो हम प्रोड्यूस करते हैं दो इंटरफियरिंग बीम्स करके, किस मेथड से? उस मेथड को हम कहेंगे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पहला क्या था? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें क्या होता है? ये सब लिखा हुआ है। In this method, wavefront is divided into two parts by the phenomenon of reflection, refraction, or diffraction, in such a way that traversing different optical paths and reunite at a small angle to produce interference fringes or bands. In the case of Young's double slit experiment, जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, नाम दिया गया है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर आधारित कौन सा एक्सपेरिमेंट है? Young's double slit experiment. Light is allowed to fall on two closely spaced holes. Two closely spaced holes and two beams emerging from the holes इंटरफियर। दो बीम निकलेंगे, वो इंटरफियर करेंगे। उन दोनों बीम का क्या प्रॉपर्टी होगा? सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फेस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यही कंडीशन है। ये सब प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? एक्सपेरिमेंटली सबको डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि जो जो बात यहाँ लिखा हुआ है वो सारे चीज होते हैं। इज इट राइट? एंड टू बीम्स एमर्जिंग फ्रॉम दी holes interfere. In such experiment, इसका एग्जाम्पल क्या है? It is very essential to use either a point source or a line source. इसके लिए हमको एक point source चाहिए, उसी से हम लोग दो virtual coherent source प्राप्त करेंगे। Example: Lloyd's mirrors, Fresnel's biprism, etc. are the examples. Here you have to write कि there are two main heads under which the experimental devices for the production of two interfering beams of light from the same source is studied. Number 1, division of amplitude. Number 2, division of wavefront. Now we are going to study about the analytical treatment of interference of light, that is mathematical treatment of interference of light.
अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। उसके लिए ये फिगर देखो, ये फिगर क्या कहता है कि इस फिगर में S जो है, दिस इज ए रियल सोर्स ऑफ लाइट। AB जो है ना, वह एक कार्डबोर्ड है जिसमें दो पिन होल्स हैं, S1 और S2। पिन होल्स, पिन होल्स का मतलब ये मत समझ लेना कि पिन से हम होल कर दिए हैं, ऐसा नहीं। और जब हम कार्डबोर्ड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ऐसा वो कार्डबोर्ड है और इसमें हम पिन से छेद किए हुए, ऐसा नहीं। ये सब मॉडल के रूप में है और एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट इसका होता है। दो पिन होल्स हम कैसे प्राप्त करेंगे? इस पिन होल्स का जो डायमीटर है ना, वह ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -5 मीटर होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल। ये नहीं कि पिन से हम होल कर दिए इसलिए नाम पड़ गया पिन होल, सो बात नहीं है। बहुत छोटे छिद्र को पिन होल कहा गया। तो AB एक कार्डबोर्ड है जिसमें दो पिन होल्स हैं, S1 और S2। CD जो है वह एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, स्क्रीन है नहीं कि कोई कपड़े का पर्दा हम लगा दिए, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट में इस जगह पर टेलीस्कोप रहता है, उससे हम लोग देखते हैं सारी चीज को, इंटरफेरेंस को। अब यह जो सोर्स ऑफ लाइट है, तो हाइजेंस ने क्या कहा था कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करता है, और इनिशियली जो हम वेव कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, उसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। तो किसी भी क्षण XY प्राइमरी वेव फ्रंट पहुंचा इस कार्डबोर्ड के पास, पहुंचेगा ना, घंटा 2 घंटा लगेगा का, यह प्रकाश के वेग से चला। खैर, अब हाइजन ने क्या कहा था कि ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज virtual source of light and emit secondary waves in the same form as the original source of light sent। तो अब हर पॉइंट से हमारा सेकेंडरी वेव निकलेगा, तो कार्डबोर्ड के चलते तो इस मीडियम में नहीं आ पाएगा। सिर्फ पिन होल्स S1 से एक लाइट वेव निकलेगा और पिन होल S2 से एक लाइट वेव निकलेगा। इज इट राइट? S1 से सेकेंडरी वेव निकला और S2 से भी सेकेंडरी वेव निकलेगा। दोनों लाइट वेव का एम्पलीट्यूड वही होगा जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट का होगा, वेवलेंथ सेम होगा, और ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट आर इन द सेम फेज, तो फेज भी सेम है। यानी कि S1 और S2 से जो वेव इंटर कर रहा है इस मीडियम में, all the conditions of interference are satisfied there because both have the same amplitude, same wavelength and same phase, और इंटर करेगा इसमें, इस मीडियम में। अब इस स्क्रीन पर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लिया, P। इस P पॉइंट को हम कहीं भी मान सकते हैं, यहां कहीं भी। अब P पर S1 से जो लाइट वेव चलेगा वह S1P के अलोंग आएगा, और S2 से जो चलेगा वह अलोंग S2P आएगा। तो यहां से तो सेम फेज में चल रहा है, लेकिन P पर पहुंचते पहुंचते एक फेज डिफरेंस हो जाएगा। कहां होगा फेज डिफरेंस? क्योंकि S1 जो वेव है वह जो पाथ तय करेगा, S2 जो वेव है जो पाथ तय करेगा उससे कम है, और जब पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा ही। तो P पर यहां से सेम फेज में चल रहा है लाइट वेव, लेकिन P पर एक फेज डिफरेंस हो जा रहा है, उस फेज डिफरेंस को मान लेंगे डेल्टा। एंड लाइट वेव इज ए सिंपल हार्मोनिक ट्रांसवर्स वेव, और सिंपल हार्मोनिक ट्रांसवर्स वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? y = a sin ओमेगा t। अगर फेज डिफरेंस है तो y = a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये सब इंटरमीडिएट का बात है। तो P पर जो लाइट वेव पहुंचेगा, है ना, S1 और S2 से लाइट वेव सेम फेज में चल रहा है, P पर एक फेज डिफरेंस डेल्टा हो जा रहा है, इसलिए इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट P ड्यू टू टू कोहेरेंट लाइट वेव S1 and S2 can be represented as y1
एक को माना y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t और दूसरा का माना y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। इसका फेज एंगल क्या है? 0। इसका फेज एंगल क्या है? डेल्टा। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा। और डेल्टा फेज डिफरेंस p पर माने हैं। Where a क्या है? स्मॉल a is amplitude and डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग पॉइंट p। इतना सारा बात यहां से यहां तक लिखा हुआ है। इन द फिगर एस रियल सोर्स ऑफ लाइट xy plane primary wavefront AB, a cardboard having two pinholes S1 and S2, CD screen on which interference fringes are seen. S1 and S2 behaves as two virtual coherent sources having same amplitude, same wavelength and initially same phase. जोड़ दे रहे हैं, initially same phase. P is an arbitrary point on the screen. Equation for displacement at P due to two virtual coherent sources S1 and S2 can be represented as y1 equal to a sin omega t 1 and y2 equal to a sin omega t plus delta 2, where a is amplitude, delta phase difference between the two waves reaching point P. Therefore, from the principle of superposition, resultant displacement at P क्या हो जाएगा? Principle of superposition कहता है y equal to y1 plus y2। अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। y1 का वैल्यू रखा, y2 का वैल्यू रखा। अब हम इस तरह से बता रहे हैं तो y बराबर क्या हो गया? ये sin ओमेगा t और sin c प्लस sin d जानते हो, sin c इंटू cos d प्लस cos c इंटू sin d होता है। c के जगह ओमेगा t है, d के जगह डेल्टा है, तो इसको एक्सपेंड किए तो ये sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस a cos ओमेगा t sin डेल्टा। a sin ओमेगा t कॉमन ले लो, यहाँ और यहाँ में a sin ओमेगा t कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos डेल्टा प्लस बचा क्या? ये वाला a cos ओमेगा t sin डेल्टा। सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मान लिए कि a इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा इक्वल टू r cos थीटा। इसको इक्वेशन जहां r और थीटा दो वेरिएबल फिर हम यूज कर रहे हैं एंड a sin डेल्टा को मान लिया r sin थीटा। इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम यही ना पाएंगे y इक्वल टू r sin ओमेगा t cos थीटा प्लस r cos ओमेगा t sin थीटा। यह sin c इंटू cos d प्लस cos c इंटू sin d के रूप में है, तो ये क्या हो गया? r sin c प्लस d अर्थात ओमेगा t प्लस थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। तो देखो इक्वेशन 5 भी SHM के ही रूप का है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। हम बोल भी रहे हैं हिंदी में और यहाँ लिखा हुआ है, समझा भी रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब कैपिटल R ये का नोन है, निकालेंगे एंड हैज फेज डिफरेंस थीटा, इसका भी वैल्यू निकालेंगे। अब इसको वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसका ये है कि इसका प्रोसेस ये है कि इक्वेशन दिस इज दिस वन और हाँ, अब प्रोसेस हम कर रहे हैं क्या? स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 करके दोनों को हम जोड़ेंगे एंड एट इट वी गेट इक्वेशन 3 मेरा ये है, इसको स्क्वायर करो। इक्वेशन 4 ये है, स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से हम क्या पाएंगे? वी गेट r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल, r स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये चीज है, ये क्या हो गया? a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ये वाला प्लस इसको स्क्वायर करें अब हम, यही ना होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a स्क्वायर cos डेल्टा। वेरी सिंपल है भाई, इसको कर दो ना। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? और r स्क्वायर और 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर ये हुआ, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा जो कि 1 हो गया। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर ये मिल के हो गया 2a स्क्वायर और यहां पर भी 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस cos डेल्टा हो गया। अब cos डेल्टा बराबर ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1। तो क्या हो गया? ये 2a स्क्वायर, ये वाला 1 हो गया और ये हो गया 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, कैंसिल करके दिखाए हैं। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स का फॉर्मूला है, क्या है फिजिक्स का फॉर्मूला? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। आर तो मेरा एम्पलीट्यूड है ना, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड आर स्क्वायर ऑफ द वेव, दैट इज इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। दोनों लाइट वेव के चलते P पर इंटेंसिटी निकला, I इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये तो फॉर्मूला हमारा यहां तक हम पहुंचे कब? जबकि हम लोग सेम एम्पलीट्यूड लिए हैं दोनों कोहेरेंट लाइट वेव का। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हो, तो इसके लिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको तुम लोग नोट कर लो बढ़िया तरीके से कि इट मे बी नोटेड दैट इफ टू सुपरइम्पोजिंग वेव्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, देन डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, एक का ए मान लिया एक का बी मान लिया, लेकिन शर्त यह है कि ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी। बिल्कुल बराबर हो तो इंटरफेयरिंग पैटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन स्लाइट भी डिफरेंस होगा ना एम्पलीट्यूड का, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, उतना परफेक्शन नहीं होगा। अगर वैसा है, मान लो प्रैक्टिकली कोशिश करने के बाद भी सेम एम्पलीट्यूड नहीं हो पाया, सपोज करो, है ना, अगर हम प्राइमरी रेफरेंस से लेते हैं तो होगा ही, लेकिन मान लिया कि A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B, तो उस केस में सॉरी I का फॉर्मूला का मान इतना हो जाएगा। इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, इट कैन बी सॉल्व। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos डेल्टा हो जाएगा। तो a स्क्वायर हो गया I1 इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव, b स्क्वायर हो गया I2 सेकेंड वेव, और 2ab का हो गया 2 रूट ओवर I1 I2 cos डेल्टा। ये हो, इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में I बराबर I मैक्स कब होगा? इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड I बराबर I मीन। I मैक्स माने मैक्सिमम इंटेंसिटी, I मीन माने मिनिमम इंटेंसिटी। यह कब होगा? इफ डेल्टा इक्वल टू पाई। और इक्वेशन 7 में एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड के करीब करीब बराबर है, वेरी नियर टू ईच अदर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मैथमेटिक्स में साइन ऐसा होता है, A अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B। अब हम इक्वेशन 7 से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 प्योरली मैथमेटिकल है ये, इंटेंसिटी एट द पॉइंट P विल बी मैक्सिमम। यह पॉइंट P में मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, उसके लिए शर्त क्या है? और इंटेंसिटी एट द पॉइंट P विल बी मैक्सिमम कहो या कहो P विल बी ए ब्राइट फ्रिंज। जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको ब्राइट फ्रिंज नाम दिया गया है। व्हेन इक्वेशन 6 से क्लियर है cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज मैक्सिमम, और cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और cos डेल्टा बाई 2 बराबर प्लस माइनस 1। क्या समझाएंगे इसमें? कोई समझने लायक नहीं है, क्लियर है, हर स्टेप को हमने लिख दिया है। और cos डेल्टा बाई 2 इक्वल टू cos n पाई, वेयर n क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n को 1 रखो तो cos 0, तो cos 0 1 होता है। n को 0 रखो तो cos 0, cos 0 1। n को 1 रखो तो cos पाई माइनस 1। n को 2 रखो cos 2 पाई प्लस 1, cos 3 पाई माइनस 1 एंड सो ऑन। तो प्लस माइनस 1 का जनरल वैल्यू क्या हो गया? cos n पाई। तो इट इज क्लियर दैट डेल्टा इक्वल टू 2n पाई, और डेल्टा इक्वल टू n का वैल्यू पुट करो 0 1 2 3 4, तो डेल्टा का वैल्यू हमारा क्या क्या आ जाएगा? 0, उसके बाद 2 पाई, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम एक फॉर्मूला बताए थे, पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो लैम्डा बाई 2 पाई और फेज डिफरेंस जनरल वैल्यू क्या है? 2n पाई। तो 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा? n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस
0 2 पाई 4 पाई बोलो या बोलो पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, दोनों का मीनिंग सेम है, सेंस सेम है, एक फेज डिफरेंस के रूप में और एक पाथ डिफरेंस के रूप में। तो कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन हुआ कि thus the point on screen will be a bright fringe, ब्राइट फ्रिंज कहो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होता है वो बोलो, when phase difference at that point is even multiple of pi or path difference is integer multiple of lambda where lambda is the wavelength of the light। इस केस में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज का हो जाएगा वैल्यू I इक्वल टू 4a स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 तो 1 हो गया, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हर इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो होता है वह सेम होता है। n0 का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, n1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, n2 मतलब सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। और दो ब्राइट फ्रिंज के बीच डार्क फ्रिंज होगा, अब उसका क्या कंडीशन होगा उसको निकाल रहे हैं नंबर 2 में। इसी तरह से बढ़ो, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज 0, बिल्कुल 0 तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, इसलिए 0 को हम लोग प्रैक्टिकली मिनिमम भी लिखते हैं। और 0 होने का क्या मतलब? P विल बी डार्क फ्रिंज। कब होगा? when cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 0 और cos डेल्टा बाई 2 बराबर 0, और 0 में cos का जनरल वैल्यू क्या होता है, और cos डेल्टा बाई 2 बराबर cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n का वही वैल्यू है 0 1 2 3 4 इंटीजर नंबर एंड सो ऑन। 2 2 कैंसिल आउट, तो we get डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और डेल्टा n का वैल्यू रखो 0 1 2 3 4, 0 रखेंगे तो क्या आएगा पाई, 1 रखेंगे तो 3 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। देयरफॉर पाथ डिफरेंस के टर्म में कंडीशन क्या होगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल आउट, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, n का वैल्यू पुट करो तो लैम्डा का क्या क्या वैल्यू आएगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो इन वर्ड्स हम क्या कहेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? Thus a point on the screen will be a dark fringe. Destructive interference will be obtained when phase difference at that point is odd multiple of pi, or you can say odd multiple of lambda by 2. Odd multiple pi or path difference is odd multiple of lambda by 2. And intensity of dark fringe I will be 0, that is minimum, क्योंकि cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 0 करो तो I बराबर 0 हो जाएगा। अब यह जो फिगर जो है ना, यह फिगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी का रिप्रेजेंट करता है। We have written here the variation of intensity of light with the phase difference of two interfering waves is as shown in this figure. It is clear that conservation of energy holds good in interference. किस तरह से? The disappearance of energy at di, d for destructive, I for interference. So that disappearance of energy at destructive interference appears at the C for constructive, I for interference, appears at the constructive interference। यहाँ y एक्सिस में इंटेंसिटी है और x एक्सिस में फेज डिफरेंस है, ये ओरिजिन है, तो इधर हो गया पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव साइड में माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस 5 पाई। तो इसको हम ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं। तो ग्राफ जब स्पष्ट है, वो जो चीज यहाँ लिखा हुआ है उसी को यह रिप्रेजेंट करता है कि 0 2 पाई 4 पाई में मैक्सिमम इंटेंसिटी, पाई 3 पाई 5 पाई में 0 इंटेंसिटी, यानी हर ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी
मैक्सिमम होता है और सेम होता है, उसी तरह से हर डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी मिनिमम होता है और जीरो वह भी सेम। दो ब्राइट के बीच एक डार्क मिलेगा जो कि कंडीशन से भी स्पष्ट है। तो एट लास्ट कंक्लूड हम कर रहे हैं और कंक्लूजन ये हुआ कि इफ फेज डिफरेंस इज 2n पाई और path difference is equal to n lambda, this is the condition for bright fringe. And if phase difference is 2n plus 1 into pi or path difference is equal to 2n plus 1 into lambda by 2, this is the condition for dark fringe, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. N equal to 0 represents central bright fringe, n equal to 1 first order bright fringe, n equal to 2 second order bright fringe and so on. And this is the same sentence is also used for dark fringe also. This is all about our analytical treatment or mathematical treatment of interference of light. In our next class, we will study Young's double slit experiment. Thank you very much.